आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स या एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स में वीडियो कोर्स के अलावा आपको पीडीएफ नोट्स और हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल डाउनलोड कर लें। फिलहाल हमारे पास ये सारे के सारे कोड अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी पेपर कोड है, वो भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम आपको पॉइंट नंबर 1.2.3 द इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये पूरी की पूरी वीडियो BCC 105 इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। तो दोस्तों इंडिफरेंस कर्व के बारे में हमने ऑलरेडी BCC 101 में आपको वीडियो बनाई हुई है। बेसिक कंसेप्ट इंडिफरेंस कर्व का वही है, तो आप पहले इंडिफरेंस कर्व का समझ लीजिए, फिर जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हम आगे ऐड कर देंगे। शुरू करते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। देखिए इंडिफरेंस कर्व सबसे पहले हम मान समझ लेते हैं इंडिफरेंस का क्या मतलब है। इंडिफरेंस का मतलब है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसका मतलब है इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व। इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व। अब मैं आपको इसका मतलब समझाने की बात कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व है। इससे पहले बच्चों हमने एक यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा था और यूटिलिटी एनालिसिस में हमने आपको समझाया था कि किस तरीके से मार्शल का यूटिलिटी एनालिसिस कार्डिनल अप्रोच पर बेस्ड है। कार्डिनल अप्रोच का मतलब है कि उस पूरी की पूरी थ्योरी में हम ये अज्यूम करके चलते थे कि यस वी कैन मेजर यूटिलिटी इन टर्म ऑफ नंबर्स, और जिसमें मेजर किया जाता था उसको यूटिल्स बोलते थे। हिग्स ने अपने अप्रोच में इस पूरे के पूरे थ्योरी को आप कह सकते हो विरोध किया और ये समझाने की कोशिश की कि जो हमारा इंडिफरेंस होता है वो इंडिफरेंस कर्व जो है वो आप कह सकते हो एक तरीके से कार्डिनल नहीं होता बल्कि ऑर्डिनल अप्रोच पर निर्भर करता है। तो ऑर्डिनल अप्रोच का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब है कि हम जो हैं वो यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते नंबर में, बस हम उसको ऑर्डर लगा सकते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व ऐसे कॉम्बिनेशनों को दिखाता है जहां पर कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि कंज्यूमर इक्वल, यानी कि इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। An indifference curve is locus of all point representing different combination that equally satisfaction to consumer। तो इसको हम इन्हीं कॉम्बिनेशन को मिलाकर जो कर्व बनता है, ठीक है, these combinations are called indifference set, और इन कॉम्बिनेशन को मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूं, जैसे कि टेबल में दिखाया हुआ है, लेकिन मैं आपको अलग से टेबल बना के दिखा देता हूं जिससे कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। देखिए यहां पर हमें याद रखना है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉम्बिनेशन है और हम दो ही गुड्स यूज करते हैं, जिसमें से एक गुड्स है गुड्स X और दूसरी गुड्स का नाम है गुड्स Y। सिंपल तरीके से समझते हैं बच्चों, ठीक है, गुड्स X है और गुड्स Y है। इसका मतलब हमारे पास दो ही गुड्स हैं, गुड्स X और गुड्स Y। तो कंज्यूमर जो है वो गुड्स X का यूज करेगा या गुड्स Y का यूज करेगा, ऐसा नहीं है बच्चों। यहां पर ये माना गया है कि हम हमेशा दोनों गुड्स को कंबाइन करके यूज करते हैं, यानी कि हम दोनों गुड्स का ही यूज करते हैं। तो मान लीजिए हमारा एक सेटिस्फेक्शन का लेवल ले लेते हैं। सेटिस्फेक्शन का लेवल, मान लीजिए हम इस सेटिस्फेक्शन के लेवल को ए ले लेते हैं, मतलब सॉरी चलिए हम एक जेड ले लेते हैं, मतलब एक जेड लेवल पे हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल है। चलिए कोई भी जेड पॉइंट नहीं है ना, अगर हम इसको नंबर में नहीं देना चाहते इसलिए हम इसको जेड पॉइंट मान लेते हैं। तो अब जिस कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं उसमें मान लीजिए 1x आती है और या मान लीजिए 10x आती है, और चलिए 1 ही ले लेते हैं, 1x आती है और 10y आती है, जिससे हमें एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है z का, यानी कि एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हम पहुंच गए। अब कंज्यूमर अगर एक गुड्स को इंक्रीज करना चाहता है, मान लीजिए x की क्वांटिटी को बढ़ाता है, तो उसको y की कुछ कमोडिटी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मान लीजिए उसने 3 का सेक्रीफाइस किया और यहां पे उसका सेट जो है वो 7 रह गया। इसका मतलब 1 प्लस करने के लिए, 1x प्लस करने के लिए उसने 3y का सेक्रीफाइस किया, और जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो पहले के बराबर z पे ही बना रहा। तो इस केस में बताने की कोशिश की जा रही है कि 1x जो है वो 3y के बराबर है। आप ध्यान से समझिएगा, 1x जो है वो 3y के बराबर है। अगले केस में जब हम मान लीजिए यूज करते हैं एक और x, तो आप केवल 2y का सेक्रीफाइस करोगे। बस आपको यही बात समझनी है कि आखिरकार यहां पे 3 का लॉस क्यों हुआ और यहां पे 2 का सेक्रीफाइस क्यों किया। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसकी वजह यह है कि पहले से ज्यादा अब आपके पास x है, यानी कि अगर मान लीजिए ये आपके पास पेंट है
ये आपकी शर्ट है, तो पैंट पहले एक था, एक और पैंट के लिए आप 3 शर्ट सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, लेकिन एक और पैंट के लिए आप 300 रुपये 3 शर्ट सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं होंगे। इसकी वजह यह है क्योंकि अब आपके पास पैंट पहले से ज़्यादा हैं, इसलिए पैंट की जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो पहले से कम है, और शर्ट पहले से कम हो गई है, पहले 10 थी अब 7 हो गई है, इसलिए शर्ट की यूटिलिटी बढ़ गई है। इसलिए इक्वल अमाउंट में पैंट के लिए आप इक्वल अमाउंट में सेक्रीफाइस नहीं करोगे। इसका मतलब अगर हम ये मान लें कि ये रुपीज़ है, तो इसका मतलब है कि एक और पैंट के लिए यहां पर आपने 3 रुपये सेक्रीफाइस किए, लेकिन एक और पैंट के लिए अब आप 3 रुपये सेक्रीफाइस नहीं करोगे। यानी कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक्स की क्वांटिटी बढ़ा रहा है, एक्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो गया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए मेरे पास 2 विकल्प हैं, या तो रोटी खाने का या चावल खाने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं रोटी की मात्रा इक्वल बढ़ा रहा हूं, चावल का सेक्रीफाइस मुझे पहले से कम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं रोटी की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं, मेरे लिए जो यूटिलिटी है ब्रेड की, रोटी की, वो घटती चली जाएगी। यानी कि यहां पे हम टोटल यूटिलिटी की बात नहीं कर रहे, मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहां पे हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो लेवल है ये हमें सेम सेटिस्फेक्शन देगा, सेम लेवल पे। इसी तरीके से अगर आप एक और बढ़ाते हो, तो यहां पर आपने एक का सेक्रीफाइस किया, यानी कि आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहेगा हर कंडीशन में। तो ऐसे कॉम्बिनेशनों को जोड़कर जो कर्व बनाया जाता है, उसी को बच्चों हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। यानी कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, यहां पे जैसे देखिए, 1 एक्स गुड्स के लिए 10 वाई गुड्स है, 2 एक्स के लिए 7 वाई है, 3 एक्स के लिए 5 वाई है, और 4 एक्स के लिए 4 वाई है। तो इन कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इंडिफरेंस सेट, इनको बोलते हैं इंडिफरेंस सेट। ठीक है जी, इंडिफरेंस सेट। और इस इंडिफरेंस सेट को जोड़कर जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो आप याद रखिएगा बच्चों, इंडिफरेंस सेट इज द combination of two goods. Indifference curve is the set of different indifference set, यानी कि different indifference set, यानी कि different indifference set को जोड़कर जो आप एक कर्व बनाते हो उसी को इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। यानी कि इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी के सभी इक्वल सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को देंगे। ना ही कोई पॉइंट पहले से ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, ना ही कोई पॉइंट पहले से खराब माना जाएगा, क्योंकि जो भी पॉइंट इंडिफरेंस कर्व पर है वो सभी के सभी कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को ही दिखाएंगे। तो बच्चों यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। बेसिकली आपको यह याद रखना है कि अगर आप किसी एक चीज की क्वांटिटी को बढ़ाते हो तो दूसरी क्वांटिटी आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है, लेकिन आप जिसको इंक्रीज कर रहे हो उसके लिए सेम अमाउंट में सेक्रीफाइस नहीं करोगे। हालांकि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर हम सेम सेक्रीफाइस करेंगे, उसके बारे में मैं आपको कभी फर्दर बात करेंगे बच्चों। लेकिन फिलहाल हमने जो बताया बस आप वो याद रखिएगा कि जितने भी पॉइंट इंडिफरेंस कर्व पर होते हैं वो सभी के सभी कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन को ही देते हैं। बात करते हैं बच्चों इंडिफरेंस कर्व के अजम्पशंस की, यानी कि कौन कौन सी बातें इसमें मान ली गई हैं। तो सबसे पहली अजम्पशन देखिए, हम इसके अंदर क्या क्या माना गया है। नंबर 1 हमने माना है टू कमोडिटी। तो सबसे पहले आप देखिए टू कमोडिटी का केस ले रहे हैं यहाँ पे, टू कमोडिटी। इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर एक्स का भी यूज करेगा और वाई का भी यूज करेगा। अब वो किसी भी कॉम्बिनेशन में यूज कर सकता है, ये उसकी टेंशन नहीं है। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था, ठीक है, इसमें भी कर सकता है जैसा हमने आपको यहाँ बताया है, और इसमें भी कर सकता है, लेकिन कभी भी कंज्यूमर इस तरीके से नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, इस तरीके का नहीं होगा। इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व में ये मान के चलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व में कम से कम 2 गुड्स का होना जरूरी है, ऐसा नहीं होगा। हालांकि एक्सेप्शंस केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में कंज्यूमर दोनों गुड्स का ही यूज करेगा। यानी कि इट इज एज्यूम दैट कंज्यूमर स्पेंड हिज मनी इनकम ऑन द 2 गुड्स गिवन कांस्टेंट प्राइस एंड बोथ ऑफ गुड्स। यानी कि दोनों का प्राइस अगर हम कांस्टेंट रख लें तो हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो अपनी गिवन मनी इनकम को दोनों की दोनों गुड्स पे कंज्यूम करता है। इसके अलावा नॉन सैटिस्फैक्टरी यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो बच्चों मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है, इसको मैं आपको जरूर समझाना चाहूंगा। देखिए मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है मोर इज गुड, मोर इज गुड। तो आप समझिएगा एक और एक, जैसे मैं ये कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, एक्स आगे जो है वो एक्स है और पीछे जो है वाई है, एंड 2 and 1, तो डेफिनेटली दिस इज प्रेफरेबल। मैं आपको प्रेफरेबल के लिए ये ले लेता हूं, दिस इज प्रेफरेबल। ठीक है, हम ले लेते हैं 1 and 1 and 1 and 2, दिस इज प्रेफरेबल। ओके बच्चों, एंड 1 and 1 and 2 and 2
एंड दिस इज द प्रेफरेबल। ठीक है, और इन सभी में देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है कि कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा गुड्स को ही प्रेफर करेगा। यहाँ पे मॉरलिटी का कोई मतलब नहीं है, नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि 50 मैंगो खाओगे या 5 मैंगो, तो आप ये नहीं कहोगे कि भाई मेरी मैंगो खाने की जरूरत कितनी है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है कि आप अपनी ज़रूरत ही नहीं देख रहे हो, बल्कि ये देख रहे हो कि आपको कौन सी गुड से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा कमोडिटी किस में मिलेगी। तो जब हम इन डिफरेंस का एनालिसिस पढ़ते हैं तो हम इसको मोनोटोनिक प्रेफरेंस मान के चलते हैं, यानी कि कंज्यूमर हमेशा ज्यादा कमोडिटी को ही पसंद करेगा एज कंपेयर टू कम कमोडिटी। इसके अलावा बच्चों ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि कंज्यूमर जो है उसकी से जो गुड्स कंज्यूम करने से जो कंज्यूमर को यूटिलिटी मिल रही है, जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो संतुष्टि मिल रही है, जो मजा मिल रहा है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते, हम उसको केवल प्रेफरेंस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए 1:1 एंड 1:2। अब देखिए यहां पे ये नंबर नहीं है, ये सेटिस्फेक्शन का नंबर नहीं है, ये कमोडिटी का नंबर है, यानी कि एक एक्स और एक वाई। तो हम यहां पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी बंडल है, जैसे ए बंडल और बी बंडल है, तो हम कह सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए ए बंडल है, ये बी बंडल है, तो हम कह सकते हैं कि बी इज प्रेफरेबल देन ए, यानी कि हम बंडलों के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि कौन से बंडल से कितने यूटिल्स मिल रहे हैं, यानी कि यूटिल का जो मेजरमेंट है वो ये करता नहीं है। इसके अलावा सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, यूटिलिटी का मेजरमेंट करने का ये काम नहीं करता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसके अलावा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं आपको अलग से भी एक वीडियो बना सकता हूं जिसमें मैं आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आया है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। एक अलग से वीडियो बनाकर हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। जैसे मैं आपको वही टेबल को दोबारा बना देता हूँ जिसमें हमने पिछली बार बनाई थी। गुड्स एक्स है, इसमें हमने इस तरीके से दिखाया था, गुड्स वाई था, टेन, 7, 5 एंड 4 एंड ये कॉम्बिनेशन लिया था, अगर आपको याद हो, ए बी सी एंड डी। सो इस तरीके से हमने आपको दिखाया था, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की थी बच्चों हमने आपको। अब ध्यान से समझिएगा कि जब हम इस कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं तो यहां पर हम लिख रहे हैं आप बच्चों के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन, यानी कि y का लॉस हो रहा है, x का गेन हो रहा है। सिंपल तरीके से हमने ये लिख लिया है। तो कितने का लॉस हुआ है यहां पे, देखिए आप देखिए 3 का लॉस हुआ है, और गेन कितने का हुआ है, गेन हुआ है 1 का। इसका मतलब जो रेट आएगा वो 3 आएगा। यहां पे कितने का लॉस हुआ है, 2 का, और यहां गेन हुआ है 1 का। यहां लॉस कितने का हुआ है। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि इस टेबल के अंदर हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिया है, इसको बोलते हैं DMRS। DMS डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अलावा एक कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। इसके अलावा एक होता है हमारा इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस सब के बारे में बच्चों मैं अलग से बात करूंगा। फिलहाल आप यहां पे मान लीजिए कि जब भी आप इंडिफरेंस कर बनाओगे आप डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एजम्पशन लेकर ही बनाओगे। यानी कि आप हमेशा ये मानोगे कि एक्स गुड्स की अगर आप सेम क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, तो जो वाई का सेक्रीफाइस है वो घटता चला जाएगा, ताकि जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो सेम रहे, यानी कि सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो सेम रहे। ये आपको हमेशा याद रखना है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे माना गया है कि कंज्यूमर रैशनल है। इसका मतलब उसके पास बुद्धि है, उसके पास विवेक है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास नॉलेज है। वो अपनी मिनिमम इनकम में गिवन प्राइस में अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना जानता है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि यहां पर हमें ये बात याद रखनी है कि इसका मतलब सिंपल तरीके से ये हुआ कि कंज्यूमर के पास अपना बिहेवियर है, और उस बिहेवियर में यानी कि नॉलेज है, और उस नॉलेज में वो अपने
उस फूड्स को कंज्यूम करेगा जिसमें उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। यानी कि मान लीजिए अगर मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है और आइसक्रीम का मेरे पास विकल्प है और छोले भटूरे खाने का विकल्प है और मुझे दोनों ही पसंद है, तो भूख लगने पर मैं छोले भटूरे खाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस समय मेरे को छोले भटूरे से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी एज कंपेयर टू आइसक्रीम। क्योंकि आइसक्रीम तभी खाई जा सकती है जब मौसम में जब पेट भरा हुआ हो, लेकिन जब खाली पेट में आप आइसक्रीम खा के अपनी उस गिवन पैसे में, यानी कि जो पैसा आपके पास है उसमें आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो आप नहीं अचीव कर सकते। इसके अलावा बच्चों एक और एजम्पशन है जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिफरेंस कर्व के लिए, हालांकि मैंने यहाँ पे नहीं बताई हुई है लेकिन मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसिटिविटी। देखिए कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसिटिविटी की एक फीचर्स है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे एक यूज भी किया होगा, एक जगह पे आगे यूज किया होगा, हाँ इसमें जैसे यूज किया हुआ, देखिए यहाँ पे कहीं लिखा होगा, हाँ ट्रांसिटिविटी, देखिए ये लिखा है, यहाँ पे यूज किया है हमने ट्रांसिटिविटी। ठीक है, तो ट्रांसिटिविटी का और एक और कॉम्बिनेशन हमको बताया ट्रांसिटिविटी एंड दूसरा हमने आपको बताया था कंसिस्टेंसी। दोनों का मतलब हम आपको एक बार बता देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको उसी पेज पे ले लेता हूँ। हाँ तो देखिए सबसे पहले हमने बात की ट्रांसिटिविटी की। ट्रांसिटिविटी का मतलब है अगर आप ए को प्रेफर करते हो बी में, ठीक है, तो और बी को प्रेफर करते हो सी में, मतलब बी प्रेफरेबल देन सी है, तो अगर ए और बी का चुनाव आएगा तो हमेशा आप इन दोनों में से, अगर मान लीजिए ए और सी में से चुनाव करना हो तो हमेशा आप ए को प्रेफर करोगे सी से। दोबारा समझ लीजिए, अगर मान लो एक ऑप्शन आपके पास है, ए सेट है और बी सेट है, आपने ए को प्रेफर किया और बी और सी में आपने सी बी को प्रेफर किया, तो इसका मतलब अगर ए और सी का चुनाव होगा, ए और सी का होगा, तो आप ए को ही प्रेफर करोगे, क्योंकि एक स्थिति में आपने सी को, ए को सेक्रीफाइस किया था बी की जगह पे, सॉरी बी को सेक्रीफाइस किया था ए की जगह पे, सी को सेक्रीफाइस किया था बी की जगह पे, तो डेफिनेटली आप ए और सी का जब चूज करने की बारी आएगी तो आप ए को ही चुनोगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। इसी तरीके से अगर ए और बी इक्वल है और बी और सी इक्वल है तो ए और सी भी इक्वल होगा, ये जरूरी है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। इसको बोलते हैं ट्रांसिटिविटी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर मौसम बदलने से कंज्यूमर का व्यवहार नहीं बदलता, अगर वो गर्मियों में आइसक्रीम खाना पसंद करता है छोले भटूरे के कंपेयर में, तो वो सर्दियों में भी आइसक्रीम ही खाना पसंद करेगा। यानी कि दिल्ली में अगर वो आइसक्रीम खाना पसंद करता है तो अमेरिका में भी खाना पसंद करेगा आइसक्रीम। यानी कि कंडीशन चेंज होने से कंज्यूमर का बिहेवियर नहीं चेंज होता, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो बच्चों ये सारे के सारे एजम्पशंस हैं जो आपको जरूर लर्न करने चाहिए। आगे बच्चों हम बात करते हैं, करता हूं कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। देखिए इंडिफरेंस कर्व को हम इस तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से। मैं आपको एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूं, इस तरीके से। तो ये बेसिकली बताता है कि जितने भी कॉम्बिनेशन इंडिफरेंस कर्व पे हैं दे आर इक्वली सेटिस्फाइड, यानी कंज्यूमर को इक्वली सेटिस्फाइड करते हैं। यानी कि कंज्यूमर ए का चूज करता है मान लीजिए, तो हम ये कह सकते हैं कि या तो ए अच्छा है बी से या ए बराबर है बी के, लेकिन बी अच्छा नहीं है ए से, ये बात तो श्योर है, ये बात तो श्योर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पे बात कर रहे हैं वीक प्रेफरेंसेस की। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते होंगे दोस्तों कि जो हिक्सियन इंडिफरेंस कर्व है वो वीक प्रेफरेंस पे आधारित है। यानी कि जब हम इंडिफरेंस कर्व को इस तरीके से दिखाते हैं तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि ए और बी और सी में से ए बी के या तो बराबर है या ए बी से स्ट्रांग नहीं है। मतलब सिंपल ये हुआ कि या तो ए बी से अच्छा है या ए बी के बराबर है, लेकिन ये बात पक्की है कि बी ए से अच्छा नहीं है। तो ये इसी को हम बोलते हैं वीक प्रेफरेंसेस। बात करें दोस्तों अगर हम स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस की, तो जब हम इसको डॉटेड एरिया में डॉटेड बना देंगे, इस तरीके से बना देंगे, इस तरीके से डॉटेड बना देंगे, ऐसे, इस तरीके से डॉटेड, और हम कहते हैं कि हमें ए कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हैं, ये बी कॉम्बिनेशन है, ये सी कॉम्बिनेशन है, तो हम 100% कह सकते हैं कि ए बी से ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल समझा देता हूं कि अगर आपको दिखाना हो स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस तो आपको ऐसे करके डॉटेड इंडिफरेंस कर्व बनाना है, इस तरीके का डॉटेड इंडिफरेंस कर्व बनाना है, इस तरीके का डॉटेड,
और अगर आपको वीक प्रेफरेंस दिखाना है तो स्ट्रॉन्ग इस तरीके से एक सीधी लाइन आप बना सकते हो, यानी कि इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से हम वीक प्रेफरेंसेस और स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस को भी दिखा सकते हैं। अगर हम एक ही लाइन खींचते हैं, हार्ड लाइन खींचते हैं, तो ये हमारा वीक प्रेफरेंस को दिखा रहा है, और अगर हम डॉटेड लाइन बनाते हैं तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस को दिखा रहा है। दोनों ही कंडीशन में जो सी कॉम्बिनेशन है वो हालांकि हमारे लिए बेटर है, लेकिन हम उसको अचीव नहीं कर सकते, यानी कि वो हमारा, अगर हम बात करें तो सी इज ऑलवेज बेटर देन ए एंड बी, दोनों ही केसेस में। अब हम उसे अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन ए और बी में से अगर हम चॉइस करने की बारी आई तो इस केस में ए स्ट्रॉन्ग है और इस केस में ए चूज करते वो हमारा वीक है। बेसिकली कंसेप्ट ये है दोस्तों। इसके अलावा एक टॉपिक है हमारा इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस मैप के माध्यम से हमें एक कंज्यूमर के प्रेफरेंस के बारे में पूरी तरीके से जानकारी हो जाती है। मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। देखिए, ये हमने मैप बनाए, इंडिफरेंस कर्व मैप। हमने 3 कॉम्बिनेशन ले लिए, IC1, IC2 और IC3। अब इस पर एक कॉम्बिनेशन है A, इस पर एक कॉम्बिनेशन है B, इस पर एक कॉम्बिनेशन है C। तो हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि C बंडल इज मोर देन B एंड B इज मोर देन A। अब थोड़ी देर पहले तो हमने ये कहा था कि A इक्वल टू B इक्वल टू C। तो दोस्तों जब दो इंडिफरेंस कर्व एक ही लाइन पर होंगे, एक ही लाइन पर होंगे, तब हम कहेंगे इक्वल टू बी इक्वल टू सी। लेकिन अगर इंडिफरेंस कर्व अलग अलग हैं तो जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, जो लोअर इंडिफरेंस कर्व होगा वो कम सेटिस्फेक्शन देगा। दोस्तों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, यानी कि हायर इंडिफरेंस कर्व हमेशा कंज्यूमर को ज्यादा यूटिलिटी देता है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, वो प्रेफरेंसेबल है, वो उसको पसंद ज्यादा किया जाएगा, और जो नीचे होगा उसको कम पसंद किया जाएगा। बेसिक कंसेप्ट आपका यहां से आपको समझना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंडिफरेंस कर्व का जो प्रेफरेंस है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर प्रेफरेंस को दिखाता है और लोअर इंडिफरेंस कर्व लोअर प्रेफरेंस को दिखाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।